नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है रस्किन बॉन्ड के ऊपर। ये हमारे सेकंड चैप्टर को है और आज हम यहाँ पर चैप्टर सेकंड को शुरू कर रहे हैं। और रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड एज अ राइटर जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं वो सभी मैंने यहाँ ले लिए हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको कहीं और इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सेकंड चैप्टर के लिए अबाउट द राइटर जितने भी क्वेश्चन मैंने कहा, अबाउट द राइटर इट मीन्स सेकंड चैप्टर जो है हमारा द टनल। अगर क्वेश्चन हमसे रस्किन बॉन्ड पर पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में जो कवर है उससे ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट में सिर्फ वन लाइनर्स पूछे जा सकते हैं। तो वन लाइनर जो कि 1 नंबर के हो सकते हैं। तो हमारे लिए पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किसी भी राइटर की, स्पेशली रस्किन बॉन्ड और आर के नारायण के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। सेकंड चीज़ जो है, सेकंड जो इनका पॉइंट है वो आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि इनके मम्मी पापा का नाम क्या था। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो इनकी मम्मी पापा थे उनका डाइवोर्स हो गया था जब ये बहुत छोटे थे और ये सिर्फ अपने फादर के पास रहा करते थे। और इनके फादर की भी डेथ हो जाती है जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच थे। जब ये 10 साल के थे तो इनके फादर की भी डेथ हो गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, वापस आ जाते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे सोसाइटी से, जो भी सोसाइटी में होता था। तो इन्होंने जो अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी को लिखा था दैट इज़ अनटचेबल। और ये जब उन्होंने लिखी थी, इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जिस सिर्फ 16 साल के थे जिस टाइम इन्होंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। देखिए, मैं यहाँ पर किसी नॉवल का नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी बोला। और जो भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आए उसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये एक ऑथर भी हैं, नॉवल भी लिखते हैं और इनके नॉवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है क्योंकि आपका जो रस्किन बॉन्ड है वो सिर्फ कहाँ पर आता है, हमें शॉर्ट स्टोरी वाले पार्ट में आता है। मे भी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने 16 साल की उम्र में लिखी थी और उसका नाम अनटचेबल था। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा एक नॉवलिस्ट के तौर पे भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है नंबर 4 पॉइंट पे, जो उन्होंने लंदन में ही लिखा था। और इनकी जो ये राइटिंग है, द रूम ऑन द रूफ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्योंकि यही जो इनकी राइटिंग है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जहाँ पर इन्होंने जो अपना एक कैरेक्टर था जो कि बहुत मशहूर हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा राइटर है जो कि रस्किन बॉन्ड ने प्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। और अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने अपने आप को ही नोटिफाइड किया है। तो रस्किन बॉन्ड ने खुद को ही रस्टी बोला है। और ये जो नाम था उस समय इतना पॉपुलर था, जिस टाइम ये लिखी गई थी उस समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से आपसे ये क्वेश्चन बनना तय सा हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने द रूम ऑन द रूफ किस जॉनर में लिखा है, उसका जॉनर है ऑटोबायोग्राफिकल। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफी। देखिए, जो स्लाइड है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्लाइड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो राइटर हैं, ये इसलिए भी ये स्लाइड मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि कभी कभी इनको एंग्लो इंडियन भी बोला जाता है, इनको एंग्लो इंडियन भी बोला जाता है। तो इस स्लाइड के ज़रिए आपको याद हो जाएगा कि एक एंग्लो इंडियन जो राइटर है हमारे सिलेबस में वो है हमारे पास रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से डिनोट हो, रस्किन बॉन्ड ना लिख करके एंग्लो इंडियन राइटर लिखा जाए, तो वहाँ भी ये कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है। और वेरी शॉर्ट में हूँ तो ये चीज़ डिनोट करती है आपके उस राइटर को जिसके पास एक से ज़्यादा नेशनैलिटी मौजूद हो, तो वो है हमारे रस्किन बॉन्ड। इसलिए मैंने ये स्लाइड को यहाँ पर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अपने बहुत ही यंग एज में एज अ फ्रीलांसर
राइटर के तौर पे भी काम किया था, जहाँ ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे, और यहाँ से ही इन्होंने अपने राइटिंग करियर को एज अ फुल टाइम करियर को इन्होंने चूज़ किया था। और देखिए इनकी अगर बुक्स को देखें, यहाँ पर रस्टी रस्टी रस्टी, तो इनकी काफ़ी बुक्स हैं जिसमें इनका जो मेन हीरो है उसका नाम रस्टी है, और उस टाइम का बहुत ही पॉपुलर हीरो जो है वो रहा है रस्टी। बच्चों यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे रस्किन बॉन्ड के। मैंने देखिए यहाँ पर जो लिए हुए हैं, एक रूम ऑन द रूफ और द वैग्रेंट इन द वैली, ये जो दोनों बुक्स हैं ये एक साथ पेंगुइन इंडिया जब यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी तो उन्होंने इनको पब्लिश किया था इन 1993। ये 1 वॉल्यूम में, ध्यान रखिएगा, एक ही वॉल्यूम में जो 2 बुक्स यहाँ पर पब्लिश हुई हैं उन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वेरी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने द वैग्रेंट्स इन द वैली, ये एक ही बुक के, जैसे कि अगर आपको वॉल्यूम बताऊं तो जनरली आपने मूवीज़ देखी होंगी। मूवीज़ जैसे अगर हम मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में हमारा आता है धूम 1, डॉन 2। इट मीन्स जो इंसिडेंट नंबर 1 में रह जाता है, कि जैसे डॉन इनकी आई थी, डॉन 1 में इन्होंने दिखाया था कि जो हीरो होता है हमारा वो बच जाता है, जो विलेन होता है, उसके बाद क्या हुआ वो डॉन 2 में दिखाया जाएगा या धूम 2 में दिखाया जाएगा। एक नए इंसिडेंट को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से ये भी होते हैं, सीक्वल्स होते हैं बुक्स में भी। तो जो पहली बुक थी द रूम ऑन द रूफ थी, और उसका सीक्वल क्या था, वैग्रेंट्स इन द वैली। इनमें इम्पॉर्टेंट बात जानने लायक ये है कि ये दोनों बुक्स, ये दोनों ही नॉवेल्स हैं, और ये दोनों नॉवेल्स एक ही वॉल्यूम में पब्लिश हुए थे, और वो पब्लिश हुए थे 1993 में। सन याद रखिएगा, लिखने का अलग होता है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। जब इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी 1956 में, और जब पब्लिश हुई थी दोनों एक साथ हुई थी, वो हुई थी 1993 में। तो बच्चों ये आ गई आपकी टेस्ट शीट 1। तो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये सॉल्व कर लिए और याद कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत है। बहुत एनफ है इतने क्वेश्चंस। और ये है हमारी फर्स्ट शीट जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, और ये है हमारी टेस्ट शीट 2 जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं। ये यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टेस्ट शीट हमारी ये 2 है, और इसमें जितने क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, ये सेकंड है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने भी अगर आप इसमें जितने टेस्ट दिए हुए हैं ये आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा। अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर भी बनता है। ये एक क्वेश्चन है, हिज इंटरेस्ट इन, अगर मैं सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की बात करूँ तो इन्होंने कुछ अपने सुपरनैचुरल नॉवेल्स भी लिखे हैं जिनके टाइटल्स भी घोस्ट से रिलेटेड थे। बट ये यहाँ पे अभी मैंने इंपॉर्टेंट कहा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। जो यहाँ पर ये स्लाइड ली गई है ओनली फॉर नॉलेज, ये एग्ज़ाम के लिए से हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप देखें तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो 2 बुक्स के अंदर लिखी हुई है। द फर्स्ट बायोग्राफी इज सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, एंड द सेकेंड वन इज अ लॉन फोक्स डांसिंग। ये इनकी 2 ऑटोबायोग्राफी हैं, और ये बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? फर्स्ट इनकी है सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, और जो सेकंड ऑटोबायोग्राफी एंड अ फर्दर ऑटोबायोग्राफी इज लोन फॉक्स डांसिंग वाज पब्लिश्ड इन 2017। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद कर लेनी है। सिर्फ इतना क्वेश्चन बहुत है, अगर आप लिख कर आएंगे 1 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए भी, लेकिन लिख कर आपको इतना ही आना है। और यहाँ पर जो हम इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मैं बताऊँ इनके बारे में, तो ये एक ऐसे राइटर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वर्क्स जो हैं मूवीज़ में भी कन्वर्ट हुए हैं। और स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो बॉलीवुड मूवीज़ में इनके काफ़ी नॉवेल्स लिए गए हैं। अगर आपने देखी होगी 1978 की जो बॉलीवुड फिल्म थी, इट्स नेम
जुनून, अगर आपने जुनून नहीं देखी तो आप आज ही जाकर अपनी पढ़ाई फिल्मों के थ्रू शुरू कर दीजिए और फटाफट से जुनून देख लीजिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि इनकी शॉर्ट स्टोरी क्या रही होगी, और जो इनकी ये जुनून जो मूवी है वो इनके किस नॉवल पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है हिस्टोरिकल नॉवल जो था इनका, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये इनका है। और इसमें से एक एपिसोड निकाला गया है, उस एपिसोड का जो थीम था वो था द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इसमें एक सिचुएशन दिखाई हुई है 1857। अगर आप मूवी देखना चाहें तो आप मूवी भी देख सकते हैं और मज़े लेकर बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी जो 1978 में ये मूवी आई थी, ध्यान रखना 1978 में ये नहीं लिखा गया था, नॉवल नहीं लिखा गया था, 1978 में मूवी आई थी, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ईयर नहीं पूछे जाते, तो सिर्फ अ फ्लाइट ऑफ द पिजन नॉवल है, इतना याद रख लीजिए। और इसमें जो एक एपिसोड है 1857 का, रिबेलियन है उसमें कुछ, जिसमें कि दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक क्रिश्चियन फैमिली को मार दिया जाता है, समथिंग लाइक दिस, इसी टाइप की एक स्टोरी है। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कभी उसके विषय में हम बाद में एक वीडियो बना। ये देखिए, ये था उसका कुछ कवर पेज जो था वो ऐसा दिखता है, जो उस मूवी का कवर है। अगर आप देखेंगे, वैसे आप देखना चाहें तो देख लीजिए, नहीं देखना चाहते तो वो भी नहीं देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर द नॉलेज मैंने यहाँ पर लिखा था कि इन्होंने जो मूवी प्रोड्यूस की थी, इसमें जो प्रोडक्शन रहा था वो रहा था शशि कपूर का। यहाँ पर जो देखने समझने लायक चीज़ है वो है ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो कैरेक्टर है रस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक दूरदर्शन की सीरीज़, एक सीरियल आया करता था, जो अगर किसी को याद होगा, शायद आपको याद नहीं है तो आपके मम्मी पापा को याद होगा। एक था रस्टी, जिसकी एक स्टोरी थी जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, जिसमें कहीं ना कहीं ये खुद को भी दिखा रहे हैं। तो जो रस्टी है, इनका जो कैरेक्टर है रस्टी, कहीं ना कहीं वो रस्किन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। रस्किन बॉन्ड को अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, रस्किन बॉन्ड का कौन सा कैरेक्टर है जो उनको ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप वहाँ पर नाम दे सकते हैं रस्टी। तो इसकी जो स्टोरीज थी वो अडॉप्ट की गई थी बाय दूरदर्शन चैनल, और उन स्टोरीज का नाम भी क्या था, एक था। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्टोरीज दिखाई हुई हैं आपको, कुछ शॉर्ट स्टोरीज जिसमें इन्होंने जो फीचरिंग किया था, रस्टी को फीचरिंग किया था। इट मीन्स फीचरिंग का मीनिंग है यहाँ पर जो इसका लीडिंग रोल था वो रस्टी ने प्ले किया था। और जहाँ भी आपको रस्टी मिल जाए वहाँ पर वो शॉर्ट स्टोरी कहीं ना कहीं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हो जाती है। जब भी मैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल की बात करती हूँ, या फिर आपको स्लाइड में कहीं भी लिखा दिखाई दे रहा है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, इट मीन्स उसमें कुछ, उस शॉर्ट स्टोरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जोड़े गए हैं जो रस्किन बॉन्ड की रियल लाइफ से बिलोंग करते थे। सिर्फ कुछ, लेकिन जब मैं कहती हूँ सिर्फ ऑटोबायोग्राफी, उसका मीनिंग होता है जहाँ पर पूरी ही लाइफ उन्होंने अपनी बताई हो। ऑटोबायोग्राफी अलग होता है और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अलग होता है। तो यहाँ पर ये सारे ही नॉवल कहीं ना कहीं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं। इट मीन्स इन्होंने अपने कुछ कॉलेज लाइफ, बचपन को, और इनकी जो एक जो बच्चे की होती है, जो चालाकियाँ होती हैं, शैतानी होती हैं, उसके थ्रू उन्होंने अपनी यंगहुड को कुछ स्टोरीज के थ्रू दिखाया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था द रूम ऑन द रूफ इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, और इसमें भी जो लीडिंग रोल है, लीडिंग रोल में आपको रस्टी दिखाई देगा। द वैग्रेंट्स इन द वैली, वैग्रेंट्स का मीनिंग बच्चों होता है आवारा। तो इन्होंने अपने ही आपको रिप्रेजेंट किया था, जो कि एक खुद सीक्वल था इसी का, द रूम ऑन द रूफ का। अगर हम थर्ड बात करें, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। इट मीन्स एक से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है इस टाइटल के साथ। नेक्स्ट आपका दिखाया जाएगा रस्टी रन्स अवे, ये भी इनकी अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट इसमें भी जोड़ा है उन्होंने। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में कि इनकी किसी दो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज के नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई भी दो दे सकते हो। अगर सीक्वल पूछा जाए तो फर्स्ट सेकंड, ये है हमारा फर्स्ट, ये है सीक्वल है इसका सेकंड।
ये दोनों एक ही हैं। और अगर हम इसकी बात करें, रस्टी गोज टू लंदन, रस्टी कम्स होम, द एडवेंचर ऑफ रस्टी, ये अगर मैं बात करूं, ये इनकी जो ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये इनकी स्टेजेस हैं इनकी लाइफ की, जहां पर जो रस्टी है वहां रस्किन बॉन्ड खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करें जब इन्होंने अपनी राइटिंग्स को प्रोड्यूस किया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, जो हमें याद रखनी है, इनकी एक नॉवल आई थी बच्चों के लिए। और हाँ, स्पेशली आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज हो या नॉवल हो, उसके लिए कौन जाना जाता है, तो रस्किन बॉन्ड एक बहुत पॉपुलर राइटर हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए भी काफ़ी, जैसे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं उसमें, लेकिन इंग्लिश में आर के नारायण की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। उनके बाद रस्किन बॉन्ड भी जो जाने जाते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं और उसमें से एक है इनका नॉवल, शॉर्ट स्टोरी हो या नॉवल हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बच्चों को भी डेडिकेट किया है। तो इनकी ये मूवी रही, ये मूवी में भी अडॉप्ट की गई थी, द ब्लू अम्ब्रेला। मूवी का भी सेम नाम था और ये नॉवल का भी सेम नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी मूवी रही जिसका टाइटल नॉवल से ही अडॉप्ट किया गया, तो वो रही थी द ब्लू अम्ब्रेला। इस मूवी ने नेशनल अवार्ड भी जीता था फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस मूवी, राइट। तो आपको इसका ये जो नॉवल है 1980 में लिखा गया था, इस नॉवल के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। फिर से एक बार बता देती हूँ, 2005 में जो हुई थी ये फिल्म बनी थी द ब्लू अम्ब्रेला, लेकिन जो द ब्लू अम्ब्रेला ये ओरिजिनल नॉवल भी है, इसी नाम से द ब्लू अम्ब्रेला नॉवल भी है और मूवी भी है। नाम दोनों का सेम है, नॉवल भी है और मूवी भी है, नाम दोनों का सेम है। नाम दोनों का सेम होने के बाद अगर मैं नॉवल की बात करूं तो ये लिखा गया था 1980 में। मूवी जो आई है आपकी वो आई है सन 2005 में, ठीक है। और इसमें जो सबसे खास बात है, इस मूवी ने जीता है, ये जो नेशनल अवार्ड है ये मूवी ने जीता है। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि ये नॉवल ने जीता है, नॉवल ने नहीं, मूवी ने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रंस फिल्म। फिल्म के ही नाम से आपको याद हो जाना चाहिए कि फिल्म के नाम से कि ये मूवी ने जीता है। और मूवी का क्या नाम है, मूवी का भी सेम नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। अगर मैं बात करूं इनके करियर की, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इवन 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी जो इन्होंने लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी, एसेज और नॉवेल्स, जिसमें द ब्लू अम्ब्रेला, फनी साइड अप, अ फ्लाइट ऑफ द पिजन्स और इससे भी ज़्यादा कई जो इनकी बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं चिल्ड्रंस लाइफ पर। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रंस लाइफ पर, और इनको एक राइटर भी माना जाता है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी और नॉवल लिखने के लिए एज अ राइटर रस्किन बॉन्ड का नाम भी आता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये हमारा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ नॉलेज मैंने यहाँ आपको बता दिया है, तो इस पर इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चिल्ड्रन पे जो बेस्ड है, जो थीम बेस्ड है, वो कोई 2 शॉर्ट स्टोरी के नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं द ब्लू अम्ब्रेला द लैम्प इज लिट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लैम्प ऑफ इज लिट, ये एसेज हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो उसके पर्पस सिर्फ रस्किन बॉन्ड के बारे में जानना है, तो उसके ये जो हमारी स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर मैं बात करूं विशाल भारद्वाज की, अगर आपको यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को देखकर और इस मूवी के टाइटल को देखकर, सात खून माफ को देखकर कुछ याद आ रहा हो तो आपको मैं बता दूं, इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट राइटर इसीलिए हैं क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा जो शॉर्ट स्टोरी हैं वो अडॉप्ट की गई हैं एज अ मूवी। और ये जो मूवी है, ये मूवी 2001 में जो यहाँ पर ईयर से ने अडॉप्ट की है, या फिर सात खून माफ जो मूवी है कौन सी शॉर्ट स्टोरी से
इन्फ्लुएंस्ड है या फिर अडॉप्ट की गई है, तो यहाँ पर ये नाम आपको दिया गया है। बस ये छोटे छोटे नाम आपको याद करने हैं। और इस मूवी से एक सबसे जो खास बात जुड़ी है, ये इनका खुद का इन्होंने डेब्यू जो किया था वो इसी मूवी से किया था। इट मीन्स ये खुद भी बिग स्क्रीन पर, इट मीन्स बॉलीवुड की स्क्रीन पर आपको अगर इन राइटर को देखना है तो आप देख सकते हैं। आप जाकर अभी से फटाफट देखिए सात खून माफ। वहाँ पर इन्होंने एक कैमियो जो कहते हैं कैमियो अपीयरेंस, उस अपीयरेंस को कहते हैं जो कि हम काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, कोई भी जो हीरो होता है या फिर कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर आता है। जैसे कि हम बात करें ओम शांति ओम की, उसमें एक सॉन्ग है, उसमें बहुत सारे जो हीरो हीरोइन हैं वो अपनी कैमियो जो है अपीयरेंस दे रहे हैं, तो उसको अपीयरेंस को कैमियो अपीयरेंस कहा जाता है। तो इन्होंने भी जो अपना डेब्यू था वो एक मूवी के थ्रू किया था जिसका नाम था सात खून माफ, और इसमें ये सबसे पहली बार बिग स्क्रीन पर दिखाई दी। तो ये है आपकी टेस्ट शीट 4, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इस आंसर्स को आपको बहुत अच्छे से करने हैं। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को आने हैं। कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लेकिन उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास टाइम है और आप अपनी तैयारी, ये है हमारे वन लाइनर्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो ऊपर क्वेश्चंस थे वो आपके इस तरह भी आ सकते हैं और इस तरीके से फिलअप की तरह भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर विच नॉवल ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये आप आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है। 25 वर्ड्स कहते हैं लगभग 3 लाइन्स को, 2 से 3 लाइन्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके टाइम पर बेस्ड होना चाहिए। तो चल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों यहाँ पर ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 और पद्म भूषण जो इनको मिला था ये 2014 में मिला था। तो ये जो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा आपको चारों प्राइज दिखाई दे रहे हैं। ये जो 3 प्राइज हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो नोट करने लायक है, ये जो 3 प्राइज आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनको इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं। इट मीन्स भारत ने दिए हैं इनको साहित्य में एक श्रेष्ठ काम करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए। लेकिन ये जो आप फर्स्ट वन देख रहे हो जो इनको 1957 में मिला है, ये जो इनका वर्क है ये इनको 1957 में इनकी जो नॉवेल, मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको जो स्लाइड दिखाई थी द रूम ऑन द रूफ, ये उसके लिए मिला हुआ है। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा अवार्ड है इन चारों में, क्योंकि ये इन्होंने जो लिखा था ये वहीं पब्लिश कराया था, तो इसलिए इनको ये अवार्ड वहाँ के लिए मिला। बाकी इनको साहित्य अकेडमी, पद्मश्री एंड पद्म भूषण जो मिले हैं 92, 99 और 2014 में, ये इंडियन गवर्नमेंट से मिले हैं। तो ये चीज़ भी आपको मालूम हो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये ना अभी अभी इनको ये अवार्ड मिला है, 2020 में मिला है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 किसको दिया गया है, तो वो हमारे फेवरेट चिल्ड्रन के लिए लिखने वाले जो लिटरेचर के राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने ये लिखा है। और मिस्टर बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंटली आ सकता है। इनकी जो काफ़ी बुक्स हैं, जॉनर्स हैं जो कि बच्चों के लिए भी हैं, एडल्ट्स के लिए भी हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक मोस्ट एडमायर्ड राइटर के तौर पर जाने गए हैं और इसके लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसकी जो दिया जाता है जो भी राइटर होता है, चार्म्ड द कैटेगरीज ऑफ रीडर्स इनटू लाइफ लॉन्ग लव, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, वो अडल्ट्स के लिए भी हैं, वो सभी को कि ये हर लाइफ को ये क्या कर रहे हैं, ये हर एज को इन्होंने टच किया है। क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर अब अपने एक मैच्योरिटी जिस लेवल पे हैं ये, क्योंकि ये अभी भी अपनी बुक्स को लिखते हैं, इन्होंने इस चीज़ को अभी भी नोटिस करते हुए लिखा है और हर ग्रुप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए ये लिखते हैं, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप टाटा लिटरेचर लाइव नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपसे पूछा जाए किस राइटर को मिला है तो उसमें हमारा नाम आ जाता है
रस्किन बॉन्ड। इनका राइटिंग स्टाइल हम देख लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों 2 से 3 स्लाइड और बची हुई हैं, ये जो आपको देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा हम राइटिंग स्टाइल के ऊपर इनकी बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 की मैं बात करूँ, ये एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं, जो कि मैंने शुरुआत में भी बताया था। ठीक है, इन्होंने सभी एस्पेक्ट्स को टच किया है, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो। तो यहाँ पर आप इनकी राइटिंग में सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। नंबर 2 की मैं बात करती हूँ, 2 और 3 शायद इसी में ही है, मैंने यहाँ पर नंबर 4 डायरेक्ट डाला हुआ है। हम बात करें बीइंग अ राइटर, ये बीइंग अ राइट नहीं है, बीइंग अ राइटर, आर लिखना मैं भूल गई हूँ। बीइंग द राइटर ही एक्सपेरिमेंटेड डिफरेंट जॉनर्स एंड रिफ्लेक्टेड हिज अर्ली वर्क्स। इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ये फिक्शन के लिए भी उतने ही पॉपुलर हैं, शॉर्ट स्टोरीज के लिए भी, नॉवेल्स के लिए भी, और इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज के लिए भी उतने ही पॉपुलर हैं। सभी इक्वली पसंद की जा रही हैं इनके रीडर्स द्वारा। He tried out non-fiction, romance and books for children। तो अगर मैं non-fiction चिल्ड्रंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए बहुत पॉपुलर हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 4 की हम बात करते हैं। इनका जो फेवरेट जॉनर की अगर मैं बात करूँ तो वो शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि ये मानते थे कि बहुत छोटी राइटिंग से हम बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह सकते हैं। इनका एक और नाम जो दिया गया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको विजुअल राइटर भी कहा जाता है। और ये खुद को क्या कहते हैं, एक विजुअल राइटर कहते हैं। ये खुद को कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि विजुअल राइटर का नाम कौन से राइटर ने खुद को दिया है, तो उसका नाम आपका आंसर आ जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ हिज वर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ इन द हिल स्टेशन। तो यहाँ पर इनकी ये जो बुक है द रूम ऑन द रूफ, ये इन्हीं की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, ये बायोग्राफिकल नहीं है। ये फर्स्ट नॉवल है इनका, सॉरी शॉर्ट स्टोरी नहीं थी वो, मैंने ऊपर शॉर्ट स्टोरी बोला है। दैट इज़ अ फर्स्ट नॉवल, दैट इज़ रूम ऑन द रूफ, दैट वाज रिटन व्हेन ही वाज 17 years old। और जब ये 21 साल के थे तब ये पब्लिश्ड हुआ था। ये 2 मैंने आपको बताया था, 2 नॉवेल्स एक साथ हुए थे पब्लिश्ड, द रूम ऑन द रूफ और द सेकंड द वैग्रेंट, जो आपको ऊपर बताया है। नंबर 7 पॉइंट हम देखते हैं, हिज फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक इज। अगर आपसे चिल्ड्रन के लिए बुक पूछी जाए, यहाँ पर मैं बुक की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ शॉर्ट स्टोरी की बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने बुक की बात की है। तो अगर आपसे शॉर्ट स्टोरी पूछी जाए तो वो होगी आपकी द एंग्री रिवर। और जो सेकंड थी द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक मूवी के लिए भी अडॉप्ट की हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम बात करें इनके लिए रस्टी का कैरेक्टर, जो कि आपको वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आपसे आ जाए तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है, देहरादून तक। अगर रस्टी का कैरेक्टर आपसे पूछा जाए, ही इज ऑर्फन, बस यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस इतना रियल फैमिली तक, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वो 2 लाइनर्स में पूछा जाए तब इतना बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और अगर मैं बात करूं इनकी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स की, तो रस्टी जो इनका कैरेक्टर है वो अधिकतर इनके सभी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स में दिखाई देता है एज अ लीडिंग हीरो की तरीके से, प्रोटैगनिस्ट के तरीके से। और रस्टी जिन भी इनके नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरी में है, वो नॉवल इनके सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं। इट मीन्स इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम एक क्विक लुक दें रस्किन बॉन्ड को, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो यहाँ आप देख सकते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ। इनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ था, ये ब्रिटिश पोइट भी हैं, ब्रिटिश इंडियन है, ये इंडियन नहीं है, पूरी तरह इंडियन नहीं है, क्योंकि इनके मम्मी पापा जो थे वो यहीं की ओरिजिन थी, इसलिए इन्हें इंडियन कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश इंडियन है या फिर एंग्लो इंडियन भी मैंने आप लोगों को बताया था, एंग्लो इंडियन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन है, ये ऑथर और पोइट दोनों है। नेशनैलिटी इनको इंडियन दी जाती है, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में बात कर रहे हैं। एल्मा मीटर की आपको इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अबाउट द स्टडीज़ और अकेडमिक्स के बारे में हम बात करते हैं एल्मा मीटर में। इनका टाइम पीरियड है 1951 से ये
एक्टिव रहे हैं अपनी राइटिंग्स में, तो इनका टाइम पीरियड, जो एज की मैं बात करूँ रस्किन बॉन्ड की, तो वो शुरू हो जाती है, राइटिंग एज की मैं बात कर रही हूँ 1951 से। और हम बात करते हैं नोटेबल वर्क्स की, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर टेस्ट शीट नंबर 3 देखते हैं, और ये आपकी लास्ट शीट है, क्योंकि 4 नंबर टेस्ट शीट नंबर 4 और नंबर 5 ऊपर मैंने दी हुई है। टेस्ट शीट देख लेनी है। और यहाँ पर ये हमारा फाइनल स्लाइड है, एक क्यूट सी फ्लावर के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय।